Hello students, good morning to all of you. Today we will study about light. ठीक है, लाइट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड होते हैं सबसे पहले उनको देख लेते हैं। लाइट जो है, लाइट में एक चैप्टर हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो हम पढ़ते हैं दैट इज रिफ्रैक्शन। थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ओके, दीज आर द थ्री चैप्टर्स इंक्लूडिंग लाइट। ठीक है, और आप लोगों को पता भी है कि सीबीएसई ने इस साल कुछ सिलेबस है वो हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। और वो कौन से चैप्टर से किया है? वो किया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से। ठीक है, कौन सा टॉपिक है वो यहां से रिमूव हुआ है? दैट इज ह्यूमन आई एंड द डिफेक्ट इन आई या डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, these are the defects and the working and construction of eye is also related from your syllabus. ठीक है, now हमें अब जो मिड टर्म एग्जाम के लिए स्टडी करना है, जो आपके कमिंग मिड टर्म एग्जाम है, उनमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, और यहां से ह्यूमन आई और उसके जो डिफेक्ट हैं उनको छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का भी कुछ पार्ट में पढ़ना है जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, सो वी आर डूइंग रिवीजन हियर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन का मोस्टली पार्ट हम रिवाइज कर चुके हैं। रिवाइज का मोस्टली सभी पूरा लाइट ही कर चुके हैं, बट आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल, कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस मींस जो दो मीडियम को अलग अलग करती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपके पास एक मीडियम है एयर और यहां पे आपके पास एक मीडियम है वाटर। ठीक है, देयर आर टू मीडियम्स एयर एंड वाटर। ठीक है, सो वी विल ड्रॉ ए नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल ए लाइन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ठीक है, एक लाइन जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। When a light is incident on this interface, जब एक लाइट इस इंटरफेस पे इंसिडेंट होती है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइट हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाई। ठीक है, यहाँ पे हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई, इसका हमने क्या नाम दिया? इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे। ठीक है, जहां पे भी आपको ये लिखा मिले बीम, तो बीम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइट रेज या बंडल ऑफ लाइट रेज। ठीक है, बीम का मीनिंग होता है बंडल ऑफ लाइट रेज। तो जब लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा मीडियम है? एयर मीडियम, मतलब एयर से वाटर में लाइट है वो एंटर कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो मीडियम हो गए, एयर एंड वाटर। अब लाइट इस पॉइंट पे आ चुकी है। ठीक है, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे लाइट है वो इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, जब यहां से लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है, एक्चुअल में लाइट को जाना कहां था? लाइट को ऐसे स्ट्रेट जाना था, ऐसे डायरेक्ट, बट ड्यू टू चेंज इन मीडियम, मीडियम के चेंज होने की वजह से अब लाइट का पाथ वो स्ट्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, अब लाइट का पाथ थोड़ा डेविएट हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। सबसे पहले हम एक बात और भी जानते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मींस इसको हम क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ
इंसिडेंस। क्लियर? यहाँ पे देखिए लाइट जो है उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए था। अगर यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो लाइट जो स्ट्रेट जाती, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लाइट जो है वो बेंड हो गई यहाँ से कुछ इस टाइप से। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो एक रे है, इस रे का नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारे पास जो एंगल बना नॉर्मल के साथ, जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो जो अपने पाथ को वो फॉलो नहीं कर पाती। ठीक है, वो अपने पाथ से अवे, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी या नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब डिपेंड करेगा मीडियम पे कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है या नॉर्मल से दूर जा रही है। कैसे? अगर वो एयर से वाटर में आ रही है, यहाँ पे हम इनका एक नाम और भी देते हैं, इसका नाम देते हैं रेयर मीडियम, और इसको हम क्या बोलते हैं? डेंसर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज रेयर एंड व्हाट इज डेंसर? तो रेयर मीडियम वो मीडियम है जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मीडियम। मान लो ये दो मीडियम है, ठीक है, अगर लाइट की स्पीड यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो जहां पे लाइट की स्पीड ज्यादा है वो रेयर मीडियम, और जहां पे लाइट की स्पीड कम है वो डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एयर है। आपको पता है कि एयर के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बात करें वाटर में लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो ये एक रेयर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर वो डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक फिनोमिना है। ठीक है, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, या तो अपने पाथ या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर, मतलब उसका पाथ ये होना चाहिए था। ठीक है, बट उसने अपना पाथ फॉलो नहीं किया, वो बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ले लें वाटर और यहाँ पे लें एयर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में देख लेते हैं। मतलब ये जो हमने केस लिया था, ये कौन सा था? व्हेन लाइट गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब लेते हैं व्हेन लाइट goes from denser to rare medium। ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट जाएगी तब क्या इफेक्ट होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए आपके पास इंटरफेस हमने बना लिया दोबारा से। अब हम ऊपर डेंसर मीडियम मानते हैं। डेंसर मीडियम फॉर एग्जाम्पल आपने वाटर ही मान लिया। ठीक है, हम डेंसर कब कहेंगे? दूसरे मीडियम को देख के बोलेंगे। अगर जो दूसरा मीडियम है, ठीक है, उसमें लाइट की स्पीड अगर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? रेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां मान लेते हैं एयर, और इसको क्या बोल दिया हमने? रेयर मीडियम। ठीक है, और ये हमने ड्रॉ किया एक नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ठीक है, देखिए लाइट जब यहां से इंसिडेंट होगी, ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट का पाथ स्ट्रेट होना चाहिए था, बट अब ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर, मतलब ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही थी, तो वहां पे लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जा रही है, क्योंकि लाइट वो डेंसर से रेयर मीडियम में आती है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। इस फिनोमिना पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हमने इस फिनोमिना को समझा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं कर पाती ड्यू टू द चेंज इन मीडियम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह क्या होती है, ऐसा क्यों होता है भाई, कोई ना कोई वजह तो इसके पीछे होगी कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता ही क्यों है। हाँ, तो इसके पीछे रिफ्रैक्शन ये है कि लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। आप लोग देख सकते हैं एक मीडियम डेंसर और एक मीडियम क्या है, रेयर। और मैंने आपको बताया था कि डेंसर और रेयर मीडियम क्या होते हैं, एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, कहीं सबसे ज्यादा होती है, दैट इज रेयर मीडियम। और जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू अदर मीडियम, दैट इज नोन एज द डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें एयर और वाटर में, तो एयर इज द रेयर मीडियम, क्योंकि एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा है और वाटर में लाइट की स्पीड कम है। सो एयर इज ए रेयर मीडियम एंड वाटर इज द डेंसर मीडियम। ठीक है, ग्लास के वाटर की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, ग्लास। अब आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि लाइट की स्पीड है वो किसी मीडियम में कम क्यों हो रही है। ठीक है, और हो रही है तो कितनी हो रही है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिनोमिना स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट वी आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ वी विल स्टडी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं हम लोग। इसका रीजन अगर आप लिखना चाहो, रीजन क्या लिखना चाहो, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्शन की वजह क्या है। तो लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। Different speeds in different मीडियम। ठीक है, ये रिफ्रैक्शन की वजह है, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन होता क्यों है। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में कई बार आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आ जाता है, या फिर आपसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पूछता है, या फिर आपसे डायग्राम बनवाता है। तो आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इंटरफेस हमने कंसीडर की है, दिस इंटरफेस। ओके, ये नॉर्मल है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मार्क द पॉइंट्स, आपको कौन कौन से पॉइंट मार्क करने होंगे, इंसिडेंस पॉइंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉर्मल। तो आपको पता होना चाहिए दिस इज नॉर्मल, this is incident light, this is refracted light, this is angle of incidence, this is angle of refraction। ठीक है, तो इन सभी के नाम या कहें इनके जो हमने यहाँ पे इनको मार्क किया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि किसको हमने क्या नाम दिया है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम एक बात करते हैं कि इंसिडेंट लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइट इन द सेम प्लेन। सबसे पहले इंसिडेंट light, refracted light and normal light in the same plane। ये सबसे पहला लॉ है किसका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड लॉ की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ क्या कहता है, जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन एंगल, साइन एंगल का मतलब साइन आई, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका भी साइन एंगल मतलब साइन आर।
ठीक है, ये हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है, और उस कांस्टेंट का क्या नाम दिया हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हमने कैसे लिखा, एन से, और उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। और इस लॉ को हम एक नाम देते हैं, तो क्या नाम दिया हमने, स्नेल्स लॉ। तो जब कभी भी आपके पास स्नेल्स लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो ये क्या आपके पास, दिस इज द स्नेल्स लॉ, और ये एन क्या आपके पास, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, ठीक है, दिस इज द स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। यहां से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। या आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, स्नेल्स लॉ, ठीक है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। एक्चुअल में क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी अभी मैं हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स देखे, उसमें हमने ये देखा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो वो अपने पाथ से डेविएट हो रही है, मतलब बैंड हो रही है लाइट। अब वो लाइट कितना बैंड हो रही है, हाउ हाउ कैन वी नो, हमें कैसे पता होगा इस चीज का, वो लाइट कितना बैंड हो रही है, उसको बताने के लिए हमारे पास एक टर्म है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, उस मीडियम में लाइट उतनी ज्यादा बैंड करेगी, ठीक है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, मेजर ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम में लाइट कितनी बैंड होगी, उसका मेजरमेंट हम किससे कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। आप इस बात को सोचोगे, हाउ, कैसे, यस, जब हमने एक फॉर्मूला देखा है, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। उसके अलावा हमें एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। बट उससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल जान लेते हैं कि जब एक लाइट, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, तो रेयर मीडियम तो या तो एयर या फिर वैक्यूम। व्हाट इज वैक्यूम, वैक्यूम जहां पे कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू नो वेरी वेल, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, और इसकी स्पीड है, ठीक है, वो कितनी होती है, एयर में अप्रोक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें वाटर की, ठीक है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, वैसे ही ग्लास का 1.5, वैसे एयर का 1, ठीक है, डायमंड का 2.42। अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, और अगर अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो उन सभी मीडियम में लाइट की स्पीड भी क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग होगी। और उसी के बारे में, उस बेंडिंग के बारे में कौन बताता है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा, लाइट की बेंडिंग उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, एक लाइट है वो एयर से वाटर में आ रही है, ठीक है, और सेकेंडली एक केस हम देते हैं, एक लाइट है वो एयर से ग्लास में आ रही है, तो ज्यादा बेंडिंग आपको किस में दिखाई देगी, आपको ग्लास में ज्यादा बेंडिंग दिखाई देगी, बिकॉज ग्लास है मोर इफेक्टिव इंडेक्स एज कंपेयर टू वाटर। If you talk about diamond, then diamond have refractive index 2.42, that is very high. I think diamond is a substance which has the highest refractive index. So you can say that
the bending of light in the diamond will be maximum, because we know very well that light will bend in a medium depend on the refractive index of that medium. उस medium के refractive index पे depend करेगा कि light वो कितनी ज्यादा bend करेगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ पे और देखते हैं। देखो n से तो हम इसको लिखते हैं n से, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि हमारे पास हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में, अगर हम बात करें, अभी हमने एंगल के फॉर्म में बात की थी, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में बात करें तो क्या फॉर्मूला बनेगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, ठीक है। वैक्यूम टू मीडियम का रेशियो जो आएगा हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसको किससे डिनोट करते हैं? सी से, सी, और मीडियम में किससे करते हैं डिनोट? वी से, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बना? यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास बना n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, सी अपॉन वी। What is C? C is the speed of light in vacuum and what is V? V is the speed of light in medium, ठीक है। तो जब कभी भी स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, सो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फाइंड करते हैं, एक सिचुएशन हम यहाँ पे अराइज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट जो है वो मान लो वैक्यूम से किस में जा रही है? मान लेते हैं ग्लास में जा रही है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक इस टाइप की सिचुएशन है, ये लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो दिस इज एयर या फिर वैक्यूम। एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेट सेम होती है, 3 × 10⁸ हम लेते हैं, ठीक है। और लाइट जा रही है वाटर में, ठीक है। तो लाइट है वो नॉर्मल की तरह बेंड होगी, और वाटर की जगह ग्लास ले लो, ग्लास में ले सकते हो आप, ठीक है। ग्लास में कितनी होती है वैल्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 3/2 या फिर 1.5। अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे हमने इसकी यूनिट नहीं लिखी। यूनिट क्यों नहीं लिखी? क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास क्या स्पीड ऑफ लाइट और यहाँ पे भी क्या स्पीड ऑफ लाइट। सो मीटर पर सेकंड दोनों की यूनिट होती है, दोनों से मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैव नो एनी यूनिट, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 1.5। आपसे पूछेगा कि यहाँ बताओ स्पीड कितनी होगी, कि लाइट की जो स्पीड है वो इस मीडियम या ग्लास में कितनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता चल ही गया 1.5। व्हाट इज सी? सी हमारे पास है 3 × 10⁸8। व्हाट इज वी? वी अपने को फाइंड करना है, तो वी कितना आएगा? 3 × 10⁸8 अपॉन 1.5। तो ये आएगा आपके पास 2 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूले आए हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक फॉर्मूला ये आपके पास है, और एक फॉर्मूला क्या आया था आपके पास? एक फॉर्मूला आया था आपके पास n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। आगे देखिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और सेकंड अपने पास क्या है? सेकंड अपने पास है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एक्चुअल में क्या होते हैं हमारे पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर लाइट वैक्यूम या एयर में से किसी मीडियम में जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनना इस बात को, अगर लाइट किसी वैक्यूम या किसी या कहें वैक्यूम या एयर में से किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। या फिर अगर वो मीडियम से मीडियम में एंटर कर रही है, मीडियम टू मीडियम, दैट इज नोन एज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कि वैक्यूम या फिर एयर टू मीडियम, ठीक है, तो वहां पे किसका यूज होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर बात करें मीडियम टू मीडियम, तो वहां पे क्या यूज होगा हमारे पास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो मेनली हम जो यूज कर रहे हैं, अभी हमने जो यूज किया था वो क्या था हमारे पास, वो था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वहां पे लाइट है वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रही थी, ठीक है। बट अगर किसी मीडियम से, मान लो वाटर से ग्लास में एंटर करे, वाटर से डायमंड में एंटर करे, किसी अदर मीडियम में एंटर करे, देन हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हम इस चीज को देख चुके हैं कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो मेजर करता है कि लाइट किसी मीडियम में कितना ज्यादा बेंड होगी, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक देखिए, अगर कुछ ऐसा लिखा है आपके सामने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y। जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा मिले, इसका मतलब ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, कि x का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y के रिस्पेक्ट में। x और y कोई मीडियम हो सकता है, अभी मीडियम भी हो सकता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, कि ग्लास के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आप ऐसे लिखते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, अगर x को ग्लास मान रहे हो, और अपॉन n y, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कुछ ऐसा लिखा जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, तो आप कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। ये y और ये z, कई बुक्स में ऐसे भी लिखा है, कई बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। सो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। या तो आप ऐसे लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, या फिर आप ऐसे लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, बोथ आर सेम। आप इनको कैसे लिख सकते हैं, आप इनको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z, आप ऐसे इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से लिखा हुआ है। अगर ऐसा आपको वहीं मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। अगर ऐसा आपको कहीं लिखा मिले, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीस टू फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने बात की थी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एक मीडियम है, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये हमारे पास मीडियम, मान लो एक्स मीडियम है, और ये हमारे पास एक मीडियम है वाई, ठीक है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है, nx, इसका हमारे पास है ny, ठीक है। तो लाइट है वो एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाएगी तो बैंड हो जाएगी, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, मतलब कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिख सकते हैं।
कि अगर हमें इस मीडियम का क्या निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में, ठीक है। और अगर हमें इसका निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, वो दोनों के एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपको क्या निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, और आपको निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है, जिनसे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से आपको सोल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन जो हमने अभी पढ़ा, उसके बहुत सारे फिनोमिना आपको डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो कि जो आपके पास एक टैंक होता है, पानी का टैंक, उसका जो बॉटम होता है वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दैट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पेंसिल को अगर आप पानी में डालते हो और फिर आप देखते हो उसको ऊपर से, तो वो आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, बेंड होती हुई दिखाई देती है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से फिनोमिना हो रहा है, ठीक है। या फिर आप एक कोई लेमन है, लेमन नींबू को अगर आप एक ग्लास में डालते हो, ठीक है, ग्लास में डालते हो, ठीक है, तो अगर बाहर से आप देखते हो उसको, ठीक है, कांच की ग्लास में, तो आपको वो बड़ा दिखाई देता है, वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप अपनी बुक पे अगर एक स्लैब रखते हैं, स्लैब मतलब एक ग्लास स्लैब की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ग्लास स्लैब अगर आप रखते हो, तो आपको जो उसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता क्या है, जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से वो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है।